बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं हमारे इंग्लिश का बिहाइव का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, चैप्टर नेम इज ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सच में एक ब्यूटीफुल दिमाग। ठीक है, सो माइंड का चैप्टर है। ठीक है, सो माइंड की बात आती है तो हम जीनियस की बात करते हैं, और जीनियस शब्द सोचते हैं तो कौन याद आता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो हम ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने भी साल हो जाए या कितना भी टाइम निकल जाए, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जो जीनियस वर्ड लगा हुआ है वो कभी भी हटेगा नहीं। ठीक है, जो आइंस्टाइन के साथ जो जीनियस शब्द है वो नहीं हटेगा। सो फर्स्ट है पेज नंबर, ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हम बिहाइव से पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास 9th का, और पेज नंबर है 47, मतलब ये चैप्टर 46 पे है। ठीक है, सो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, फर्स्ट पैराग्राफ। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो 14 मार्च 1879 को पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था? जर्मनी की सिटी था जिसका नाम था उल्म, ULM। ठीक है, 14 मार्च 1879 को पैदा हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। तो उसका जन्म एक साधारण तरीके से, जो एक नॉर्मल बच्चे का जन्म होता है वैसा ही हुआ था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये बड़ा होके कुछ बड़ा करेगा। ठीक है, सो ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी, इससे उल्टा इसकी मदर जो आइंस्टाइन की मम्मा थी उसको फ्रीक समझती थी। फ्रीक वर्ड का मतलब होता है कि अनयूजुअल। ठीक है, मतलब जिसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब हो। ठीक है, अजीब। ठीक है, तो उसकी मदर उसको फ्रीक समझती थी। उसकी मदर मानती थी कि इसका जो हेड है, सर है, बाकी बच्चों के कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब उसकी माँ ही उसको कम समझती थी। सेकेंड पैराग्राफ, एट द एज ऑफ 2.5 years आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 साल का हो चुका था आइंस्टाइन, पर अभी भी वो बात करना नहीं सीखा था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। जब बोलना सीखा तो हर चीज 2-2 बारी बोलता था। आइंस्टाइन को पता नहीं था कि बाकी बच्चों के साथ क्या करना है। उसके जो साथ खेलने वाले बच्चे होते थे उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे, मतलब उसको पता ही नहीं होता था खेलना क्या है, क्या करना है। सो उसका नाम ब्रदर बोरिंग पड़ गया था। तो वो क्या करता था, वो खुद ही खेलता रहता था, खुद में ही वो खुद ही खेलता रहता था। उसे मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। वो इतना ज्यादा मैकेनिकल सोचता था कि जब उसकी बहन पैदा हुई, छोटी बहन पैदा हुई, तो उसने अपने पेरेंट्स से पूछा। उसकी बहन का नाम था माजा, MAJA, माजा। उसकी बहन जब पैदा हुई तो उसने पूछा अपने पेरेंट्स से, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, इसके व्हील्स कहाँ हैं? मतलब उसके लिए एक टॉय आया था, मतलब वो इतना ज्यादा मैकेनिकल था। उसकी बहन नहीं आई थी घर में, तो उसको लगा कि कोई टॉय आया है और वो पूछ रहा था इसके व्हील्स कहाँ हैं। थर्ड पैराग्राफ में पेज नंबर 47, उसके जो हेडमास्टर थे, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक बारी उनके पिता को बोला कि आइंस्टाइन फ्यूचर में कोई भी प्रोफेशन अपनाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज में लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना चालू किया था। वायलिन नहीं होता है, वो बजाते हैं। सो वायलिन बजाना चालू किया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है।
6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना चालू किया था, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो चाहती थी कि वो वायलिन बजाए, इसलिए उन्होंने वायलिन बजाना चालू किया। पर बाद में वो गिफ्टेड अमेच्योर बने। अमेच्योर मतलब अपनी खुशी से बजाते थे, उन्होंने प्रोफेशन तो नहीं बनाया वायलिन बजाने को, पर आगे जाके गिफ्टेड मतलब अच्छा बजाते थे और अपनी खुशी से बजाते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी वो वायलिन बजाते थे, खुश में या अपने लिए खुशी में, ऐसे ही बजाते थे। ठीक है, 4th पैराग्राफ। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, वो एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. अल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिच के एक स्कूल में जाते थे। उस म्यूनिच में अल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली तब आई थी जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 15 महीने के थे। ठीक है, सो वो पढ़ाई में ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाया करते थे। पर आइंस्टाइन को जो स्कूल का रेजिमेंटेशन मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उन्हें वो पसंद नहीं था और वो हमेशा अपने टीचर्स के सामने पढ़ते थे, क्लैश होते थे, उनके सामने पढ़ते थे। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन इतने ज्यादा स्टिफिल्ड का मतलब कंटाड़ गए, स्टिफिल्ड मतलब एकदम कंटाड़ गए कि उन्होंने वो स्कूल ही छोड़ दिया। वो इतने ज्यादा स्कूल से उनको बिल्कुल, वो स्कूल से इतने ज्यादा परेशान हुए, स्टिफिल हो गए, वो कंटाड़ा आ गया, उन्होंने वो स्कूल ही छोड़ दिया अपनी भलाई के लिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, उससे 1 साल पहले ही जो उसके पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे और उन्होंने अपने बेटे को रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। बहुत लंबी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का मौका मिला और वो स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का सोचा। स्विट्जरलैंड जो कंट्री थी वो म्यूनिच कंट्री से बहुत ज्यादा लिबरल थी। लिबरल का मतलब खुले विचारों वाली। जो म्यूनिच के टीचर्स थे वो थोड़े से रिजर्व्ड थे, बच्चों पे थोड़ा अपना हक रखते थे, पर कंपेयर टू दैट स्विट्जरलैंड में थोड़ी सी फ्रीडम थी बच्चों की सोच पे। सो उन्हें स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने की परमिशन मिली। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। उनकी शुरू मतलब मैथ्स में एक भगवान की तरफ से उनको देन थी, मैथ्स में वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और फिजिक्स उनका इंटरेस्ट था। ठीक है, फिजिक्स उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था और मैथ्स उनका पावरफुल था। स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने सोचा कि वो ज्यूरिच की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। ये सारे फॉरेन नेम्स हैं, ठीक है। सो एक ज्यूरिच की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। पर खाली साइंस ही नहीं थी जो उनको अपील करती थी, खाली साइंस से वो अट्रैक्ट नहीं होते थे, वो बाकी चीजों से भी अट्रैक्ट हुए। उनकी मुस्टैच मतलब मूछ कैसी, ऐसी एकदम वालरस मुस्टैच बोलते थे उनको, वालरस मुस्टैच मैन। वालरस मुस्टैच मतलब वालरस एक जानवर होता है जो कि सी के बाजू में रहता है, सी के आसपास पाया जाता है, वालरस नाम होता है, और उसकी जैसे मूछें होती हैं। सो आइंस्टाइन की मूछें उस एनिमल की तरह थी, तो इसलिए उनको वालरस मुस्टैच मैन कहा जाता था। ठीक है, सो इनके लिए मतलब पढ़ाई जो थी साइंस के अलावा भी इंटरेस्ट था। यहाँ उसके जो मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ उसके नीचे इनकी 2 फिगर दी हुई है। 21 की उम्र में आइंस्टाइन ऐसे दिखते थे और उसके बाजू में उनके बुढ़ापे की पिक्चर है जो आज तक हम बुक्स में देखते हैं। ठीक है, उनकी जो हम बुक्स में देखते हैं उनके बुढ़ापे की पिक्चर देखते हैं। ठीक है, सेवेंथ पे आ जाते हैं।
उनको मतलब उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, उनको किसी और चीज में भी इंटरेस्ट था। पेज नंबर 48। उनको स्पेशल इंटरेस्ट था उनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की में, ठीक है। उसका नाम क्या था? मिलेवा मैरिक, MILEVA, मैरिक MARIC। उन्हें फिजिक्स के अलावा एक लड़की में भी इंटरेस्ट आ गया था, मिलेवा मैरिक। उन्हें लगता था कि वो क्लेवर है, मतलब मिलेवा उनको इंटेलिजेंट लगती थी, इसलिए उनको उसमें भी इंटरेस्ट आया। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड। ये जो लड़की थी सर्बिया की थी और वो खास सर्बिया से स्विट्जरलैंड पढ़ाई करने आई थी ये लड़की मिलेवा। Because the university in Zurich was one of the few in Europe where women would get degrees. क्योंकि वो जिस यूनिवर्सिटी में आई थी मिलेवा, वो ज्यूरिच की, मतलब स्विट्जरलैंड में वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम जो औरतों को भी डिग्रीज देती थी। मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज डिग्रीज नहीं देती थी औरतों को, मतलब फॉरेन कंट्री में भी औरतों और मर्दों में भेदभाव होता था। सो मिलेवा को इसलिए इतना दूर से यहाँ पढ़ाई करने आना पड़ा ज्यूरिच में, क्योंकि स्विट्जरलैंड के सारे कंट्रीज हैं, यूरोप की सब कंट्रीज औरतों को पढ़ाई नहीं करने देती थी, डिग्री नहीं देती थी हायर लेवल पे। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टाइन को उस लड़की में एक एली मिली, एली मतलब एक दोस्त, एक कंपेनियन, साथीदार मिली, और उनके जो बाकी जो थे फिलिस्टाइंस का मतलब जो उसको पसंद ही नहीं करते थे, वो वैसे लोग थे जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसके फ्रेंड्स, फैमिलीज, टीचर्स। तो उसको एक वही मिलेवा में एक एली दिखी, एक मतलब दोस्त दिखी। द कपल फेल इन लव, दोनों में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। फिर वो एक दूसरे को लेटर्स लिखने लगे, और लेटर्स कैसे लिखते थे वो, क्योंकि दोनों साइंस के बहुत बड़े प्रेमी थे, दोनों अपने लव लेटर्स में साइंस में लेटर लिखा करते थे, प्यार भरा साइंस का लेटर लिखते थे एक दूसरे को। एक बारी आइंस्टाइन ने लेटर में लिखा था, How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. एक बारी आइंस्टाइन ने लिखा कि हम कितने खुश और प्राउड होंगे, मैं कितना खुश और प्राउड होऊंगा जब हम दोनों हमारा जो रिलेटिविटी का काम है उसको फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने उसको लिखा था 8th पैराग्राफ में, पेज नंबर 48, 8th पैराग्राफ। 1900 में 21 की एज में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, मतलब 21 में उनको ग्रेजुएशन हो गई थी यूनिवर्सिटी से, वो ग्रेजुएट हो गए थे। एंड अनएम्प्लॉयड, और पर उनके पास कोई काम नहीं था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया, प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, और फाइनली 1902 में उन्हें एक जॉब मिली एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे एक पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट वो होता है जहाँ पे साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी को क्लेम करते हैं, इन्वेंशन को क्लेम करते हैं, वो बोलते हैं कि ये पेटेंट है हमारा, इसका किसी और को हक नहीं दे सकते हो आप। तो वैसी ऑफिस में काम करता था, और क्या पोस्ट थी? टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट थी उसकी। और कौन सी जगह थी? बर्न, BERN, बर्न। जब उसको वहां उसका काम क्या था? दूसरों के इन्वेंशंस को असेस करना, दूसरे के इन्वेंशंस को मॉनिटर करना। पर आइंस्टाइन एक्चुअली वो खुद की आइडियाज उस टाइम डेवलप कर रहा था, वो छुप छुप के खुद के इन्वेंशंस कर रहा था। वो जोक करते थे अपने डेस्क के लिए। वो अपने डेस्क ड्रॉवर को अपना
फिजिक्स का ब्यूरो बोलते थे। मतलब जो उसका डेस्क ड्रॉवर था, जो उसके ऑफिस के डेस्क पे वो बैठते थे, जहाँ पे वो काम करते थे, उस डेस्क को वो अपना ब्यूरो ऑफ फिजिक्स बोलते थे कि ये मेरा फिजिक्स का ब्यूरो है। मतलब वहां वो सारा छुप छुप के अपना फिजिक्स का काम करते थे। 9th पैराग्राफ, एक बहुत ही फेमस पेपर था 1905 का। आइंस्टाइन ने एक बहुत ही स्पेशल पेपर लिखा था 1905 में। उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे वो पेपर लिखा था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे वो पेपर था, और उसमें था कि टाइम और डिस्टेंस बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है। सो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। मतलब टाइम और जो डिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they came together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. उन्होंने क्या मतलब इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आगे क्या समझाया, ये थोड़ी साइंस आ गई है इंग्लिश में। उन्होंने समझाया कि जो अगर दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, मतलब जिनमें परफेक्ट टाइम है और वो सेम टाइम नहीं दिखा रहे हैं, एक अगर बहुत फास्ट चल रहा है तो दूसरा स्लो चलेगा। मतलब ऐसा कुछ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। और फिर इसके बाद उन्होंने ये वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद उन्होंने सबसे अपना लाइफ का फेमस फॉर्मूला दिया जो आज तक हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। सो वो फॉर्मूला था मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन दिखाता हुआ E = mc²। E = mc² था उस फॉर्मूला का नाम। ठीक है, सो ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, आज तक फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद उन्होंने अपना फिजिक्स का सबसे फेमस फॉर्मूला दिया था। फिर पेज नंबर 49 पे 10th पैराग्राफ, आइंस्टाइन अपने फिजिक्स के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। वो उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फाइंड किया, फिर E = mc² फॉर्मूला दिया। फिजिक्स में ऐसा कर रहे थे, पर उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग चल रही थी। अनरेवलिंग मतलब उनकी प्राइवेट लाइफ गिरती जा रही थी। एल्बर्ट हमेशा से मिलेवा से शादी करना चाहते थे। उन्होंने सोच रखा था मैं पढ़ाई पूरी करूंगा तो मैं मिलेवा से शादी करूंगा, पर उनकी जो माँ थी उनकी शादी के खिलाफ थी। उन्होंने सोचा मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी कि वो मेरे बेटे से बहुत बड़ी है, 3 साल बड़ी है तो बहुत बड़ी है। और उनको मिलेवा इतनी इंटेलिजेंट थी, उससे भी प्रॉब्लम थी उनकी मदर को। वो बोलती थी जैसे तू बुक है, पूरा दिन किताब में पढ़ा रहता है, ये भी बुक है, ये भी किताब में पढ़ी रहेगी। और आइंस्टाइन को बोलती थी कि वेडिंग इसके साथ मत कर। पर फिर भी इन दोनों ने जनवरी 1903 में शादी की, आइंस्टाइन और मिलेवा ने, और दोनों को 2 बेटे भी हुए। पर शादी के कुछ ही साल बाद द मैरिज फॉल्टर्ड मतलब इनकी मैरिज वीक पड़ने लगी, कमजोर पड़ने लगी। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा जो कि इतनी ज्यादा एम्बिशियस थी, वो अपनी एम्बिशंस भूलती जा रही थी और एक दुखी हाउसवाइफ बनती जा रही थी। उसका पति तो सक्सेसफुल था, पर वो गृहस्थी में एक अनहैप्पी मतलब दुखी हाउसवाइफ बन गई थी। सो बहुत सालों के आपस के झगड़ों के बाद दोनों ने फाइनली डिवोर्स ले लिया 1919 में। आइंस्टाइन ने उसी साल मिलेवा को डिवोर्स देके उसी साल अपनी कजिन एल्सा एल्सा से शादी कर ली। इनमें कजिन्स से भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, सो उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। अब 12th पैराग्राफ, आइंस्टाइन का जो ये लाइफ का नया चैप्टर था जिसमें उन्होंने एल्सा से शादी की, उनके एक्चुअली उसी टाइम
उनको फेम मिल रहा था, मतलब कुदरती हुआ ऐसे, जिस टाइम एल्सा से शादी हुई उस टाइम वो फेमस भी होते जा रहे थे, मतलब उनकी लाइफ में भी कुछ कुछ अच्छा हो रहा था और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा हुआ। 1915 में जो उन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था, तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से साइंटिस्ट को ग्रेविटी के बारे में पता लगा, और एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और सन का एक इक्लिप्स आया था, मतलब सूर्य ग्रहण आया था, उससे पता लगा कि उनकी जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो बिल्कुल सही थी। आइंस्टाइन ने पहले से ही सब कैलकुलेट कर लिया था कि भाई जो लाइट है, सनलाइट है, फिक्स स्टार से जो सनलाइट है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफ्लेक्ट करेगी। सो जो न्यूज़पेपर्स थे, मतलब उन्होंने ये सब पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, वो इतने इंटेलिजेंट थे। एक सोलार इक्लिप्स का उन्होंने पहले से ही सारा स्पीड वगैरह पहले कैलकुलेट कर लिया था। सो न्यूज़पेपर्स ने, जो न्यूज़पेपर थे उस टाइम, तो न्यूज़पेपरों ने उनके काम को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बोला, साइंस की दुनिया में एक तहलका बोला, ठीक है। फिर 13th नंबर, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए इन 1921 ईयर में उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। और उसके बाद तो उनको जैसे ऑनर्स की बरसात हो गई। ऑनर्स मतलब हर कोई यूनिवर्सिटी, हर कोई उनको बुला के उनको ऑनर करना चाहता था। इनविटेशंस आते थे उनको, पूरी दुनिया भर से इनविटेशंस आते थे, सब उनको सम्मान देने के लिए बुलाया करते थे। और उनको जो प्रेस थी, न्यूज़पेपर, मीडिया, टीवी, सब उनको बहुत ज्यादा सराहते थे, मतलब उनका बहुत मान बढ़ गया था। लॉर्डेड मतलब सब उनका मतलब गुणगान करते थे। 14th पैराग्राफ में, When the Nazis came to power in Germany in 1933, अभी आइंस्टाइन कहाँ रह रहे थे इस टाइम? जर्मनी में रह रहे थे। जब वो साइंटिस्ट थे तो जर्मनी में रह रहे थे। तो जर्मनी में आपको पता होगा हिटलर का पावर आया था। सो जब जर्मनी में हिटलर का पावर आया, सो हिटलर की जो आर्मी थी उसे नाजीज कहते थे, NAZIS। तो जब नाजीज का पावर जर्मनी में आया 1933 में, तो आइंस्टाइन US चले गए। मतलब नाजीज का जो रूल आया उसके बाद आइंस्टाइन US अमेरिका जा चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। 5 साल बाद बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में जो कि जर्मनी में है, बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियर फिजन मतलब कुछ ऐसा, न्यूक्लियर वर्ड होता है ना, वो डिस्ट्रक्शन ही होता है। सो बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई। सो उसके बाद जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो सारे अप्रोर में थे, मतलब सारे अपसेट हो गए। बर्लिन वालों ने न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी की तो सारे जो भी अमेरिकन के फिजिसिस्ट थे वो एकदम खफा हो गए, अपसेट हो गए। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. So वो लोग फासिज्म से भागे, जैसे आइंस्टाइन नाजिज्म से भागा था, वैसे ही वो लोग फासिज्म से भागे। फासिस्ट नाजीज, फासिस्ट, ये सारे कौन है? डिक्टेटर्स हैं। सो वो साइंटिस्ट, जैसे आइंस्टाइन अपने जर्मनी से भागा था, सो जो ये बर्लिन वाले थे, ठीक है, सो ये बर्लिन वाले भी भागे वहां से, वो भी फासिस्ट से डर के भागे। Just and now they were afraid Nazis could build and use an atomic bomb। फिजिसिस्ट को सबको यही डर था कि नाजीज अब कोई एटम बम ना बना दें, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन की थियोरी का डिस्कवरी हो गया था, अब उनको डर था एटम बम ना बने, ठीक है। अब हम पेज नंबर 50 पे आते हैं। पेज नंबर 50 पे, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939।
उनके कोलीग थे, मतलब आइंस्टाइन के जो कोई साथी होंगे, उन्होंने आइंस्टाइन को रिक्वेस्ट की, क्योंकि आइंस्टाइन इतने ज्यादा फेमस थे, उनको रिक्वेस्ट की कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उनको उन्होंने बोला आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखो, और उन्होंने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में वार्निंग दी अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि अगर आप एटॉमिक बम बना रहे हो तो ऐसा एक सिंगल टाइप का एटॉमिक बम, एक सिंगल एटॉमिक बम अगर आप किसी पॉट पे एक्सप्लोड करते हो, वो पूरा वो पॉट तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, पूरी वो जगह तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, पर उसके आजू बाजू भी बहुत सारी जगह डिस्ट्रॉय करेगा। पर उनके बोलने का कुछ असर नहीं हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट पे। आखिरकार अमेरिकन्स ने छुप छुप के एटॉमिक बम बनाया, और उन्होंने वो एटॉमिक बम अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया। आइंस्टाइन ने 1939 में अमेरिका प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी कि आप एटॉमिक बम मत बनाओ, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, पर उनके बोलने का कुछ असर नहीं हुआ। 1945 आखिरकार अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया। 16th, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरे थे वो बहुत ही दर्दनाक थे, मतलब आज तक जैसे ये कोरोना में इतने लोग मरे हैं, उस टाइम जापान में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत लोग मरे थे। उन्होंने अब इस बारी यूनाइटेड नेशंस को मिसिव लिखा। मिसिव का मतलब एक बड़ा लेटर, एक ऑफिशियल बड़ा लेटर, मिसिव, MISSIVE, मिसिव। उस लेटर में उन्होंने यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस बड़ी बड़ी कंट्रीज के ऊपर एक संस्था है जो उन कंट्रीज के लिए रूल्स तय करती है, तो उन्होंने यूएन को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में बोला कि आप लोग एक दुनिया के ऊपर एक गवर्नमेंट बनाओ, और उन्होंने कहा आप दुनिया के ऊपर एक सरकार बनाओ, पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बनाओ। मतलब वो जो जापान के साथ हुआ था वो उनको बहुत बुरा लगा था, तो उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी। पर जैसे कि रूजवेल्ट को कोई फायदा नहीं, मतलब रूजवेल्ट को कुछ मतलब नहीं था आइंस्टाइन ने लिखा, वैसे यूएन वालों ने भी उनकी बात नहीं सुनी। आगे के 10 सालों में आइंस्टाइन अब पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, और वो एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उनका क्या मुद्दा था, वो पॉलिटिक्स में क्यों घुसे थे, वो इसलिए घुसे थे, वो सबको मतलब सब कंट्रीज को जो आर्म्स, सारी कंट्रीज जो हथियार इकट्ठे करती है वो उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी रहे और शांति रहे, ठीक है। और वो इतने थे भी पॉपुलर, मतलब वो लोगों से इतने पॉपुलर थे, वो अपील करते थे डेमोक्रेसी और शांति बनाए रखने के लिए। जब आइंस्टाइन 1955 में मरे एट द एज ऑफ 76, वो तब तक एक विजनरी के रूप में फेमस हो गए थे। मतलब विजनरी क्या होता है, एक विजनरी वो होता है जो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल इंटेलिजेंटली और अच्छे से सोचता है। जब आइंस्टाइन 1955 में 76 की एज में मरे तो उनको लोग विजनरी के तौर पे याद रखते थे। विजनरी मतलब जिसने दुनिया के लिए अच्छा और भला वाला सोचा था। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, उनको एक दुनिया के नागरिक के तौर पे भी याद रखा गया, विजनरी के तौर पे भी याद रखा गया, और साइंटिफिक जीनियस के तौर पे भी याद रखा गया। इस तरह से मतलब जो आइंस्टाइन थे, जो एकदम एक आम इंसान की तरह पैदा हुए थे, पर जब वो मरे तो एक फेमस साइंटिस्ट,
फेमस पॉलिटिशियन, विजनरी, साइंटिफिक जीनियस, इतने सारे टैग्स लेके वो मरे। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन इन अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। अभी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पेज 50 पे क्वेश्चन 1, हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट, राइट द नंबर्स ऑफ पैराग्राफ्स फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अच्छा, यहाँ इन्होंने पैराग्राफ की हेडिंग डाली है और उसको जो अंदर बुक में पैराग्राफ है उससे मैच करना है, ठीक है। मतलब कौन से पैराग्राफ में ये बात आई वो लिखना है। सो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बोल देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट में 9 है, ये वाली जो आइंस्टाइन इक्वेशन 9th पैराग्राफ में आई। फिर सेकेंड, आइंस्टाइन मीट हिज फ्यूचर वाइफ, वो अपनी फ्यूचर वाइफ को कब मिले, 7th पैराग्राफ में। फिर 7 लिखेंगे, ठीक है। थर्ड, द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, मतलब वायलिन बजाना कब सीखे वो, तो वो 3rd पैराग्राफ में, तो 3rd में 3rd। फोर्थ, मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर, मिलेवा और आइंस्टाइन की मम्मी और मिलेवा का क्या था, सो वो है 4th में 10th पैराग्राफ। फिफ्थ, अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस, सो एक लेटर लिखा था उन्होंने, सो वो कब लिखा था, 15th पैराग्राफ में। फिर अ डेस्क ड्रॉअर फुल ऑफ आइडियाज, उन्होंने अपने ड्रॉअर को अपना लाइब्रेरी बोला था फिजिक्स का, सो वो है उन्होंने 6th में 8th पैराग्राफ। 7th, मैरिज एंड डिवोर्स, उनकी शादी हुई, डिवोर्स हुआ, वो कौन से पैराग्राफ में, 11th पैराग्राफ में। 11th पैराग्राफ में शादी भी हुई और उसी पैराग्राफ में डिवोर्स भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 पेज नंबर 51, ठीक है। पेज नंबर 51 क्वेश्चन 2 पे आना है। सो पेज नंबर 51 है, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन के बारे में ये किसकी सोच थी। फर्स्ट, ही वॉज बोरिंग, उन्हें बोरिंग कौन मानता था, सो उनको बोरिंग मानते थे उनके प्लेमेट्स, PLAYMATES, आंसर में लिखोगे हिज प्लेमेट्स। सेकेंड, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, कि वो स्टूपिड हैं और लाइफ में कभी भी वो सक्सेस नहीं पाएंगे, वो कौन मानता था। सो सेकेंड नंबर में आप लिखेंगे हेड मास्टर, उनके हेड मास्टर ऐसा मानते थे। थर्ड, ही वॉज अ फ्रीक, उन्हें फ्रीक कौन मानता था, तो उनकी खुद की मदर, हिज मदर, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये लोग इनके लिए ये सोच रखते थे। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, ठीक है। क्वेश्चन 3 गिव रीजन जैसा है। सो क्वेश्चन 3 है, फर्स्ट, आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड, आइंस्टाइन ने म्यूनिच में अपने भले के लिए स्कूल छोड़ दिया। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, लिखो आंसर, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो डिसिप्लिन था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। He often hated the school's regimentation, जो स्कूल की स्ट्रिक्टनेस थी वो हमेशा उसको हेट करते थे। and often clashed with his teachers, और हमेशा अपनी टीचर्स से झगड़े करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, आइंस्टाइन wanting to study in Switzerland rather than in Munich, आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे, म्यूनिच में नहीं, क्यों, तो सेकेंड का आंसर क्या है, बिकॉज
he considered Switzerland's school more liberal than Munich's स्कूल। उन्हें जो स्विट्जरलैंड के स्कूल थे ज्यादा लिबरल मतलब फ्री लगते थे कंपेयर टू म्यूनिच स्कूल, इसीलिए उन्होंने वहीं रहना पसंद किया। थर्ड नंबर, आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एले। आइंस्टाइन को मिलेवा में एक एले दिखती थी। एले मतलब फ्रेंड, कंपेनियन, दोस्त। तो रीजन क्या है? थर्ड, because he found that she was a clever creature। वो उसे इंटेलिजेंट लगती थी। ठीक है। and she was better than his family and his fellow in university at university। मतलब उसको लगता था कि मिलेवा ज्यादा बेहतर है, इन लोगों से क्लेवर है, उनको वो लोग कभी समझ ही नहीं है, उनसे हमेशा उनको प्रॉब्लम ही होती थी। नेक्स्ट, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन? आपको ये सब चीजें आइंस्टाइन के बारे में क्या बताती हैं? सो आंसर लिखेंगे, दीज टेल दैट आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस। आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस एंड he had his own views of life। उनको अपनी लाइफ को लेके अपनी सोच थी। he liked his freedom too much। उन्हें अपनी फ्रीडम भी बहुत पसंद थी, इसीलिए तो वो अमेरिका चले गए थे। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। ये चारों क्वेश्चन आंसर से हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। Here are some facts from Einstein's life, arrange them in chronological order। अभी यहाँ पे आइंस्टाइन की जिंदगी के कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन 8, हम क्वेश्चन 8 डिस्कस कर रहे हैं, पेज 51 का। हमें इन जो ये सारे सेंटेंसेस हैं, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब पहले से अंत तक। ठीक है। सो क्रोनोलॉजिकल मतलब एक हमें सीक्वेंस में लगाना है इन सबको। ठीक है। सो क्वेश्चन 8 में टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 लाइनें हैं। इन 12 लाइनों को आपको अरेंज करना है। पहली लाइन है, आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी पब्लिश की। सेकेंड लाइन है, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तीसरी लाइन है, आइंस्टाइन ने यूएस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी। फिर है, आइंस्टाइन हाई स्कूल अटेंड किया म्यूनिच में। फिर है, आइंस्टाइन की फैमिली मिलान चली गई। फिर आइंस्टाइन जर्मन सिटी में पैदा हुए थे। फिर आइंस्टाइन ने ज्वाइन की यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच और वहाँ मिलेवा से मिले। फिर है, आइंस्टाइन डाइज। उसके बाद है, उन्होंने ग्रेविटी के नए इंटरप्रिटेशंस ढूंढे। फिर है, उनको स्कूल की रेजिमेंटेशन से वो परेशान हो गए थे। उसके बाद है, उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट काम किया। और लास्ट में है, हिटलर पावर में आया और आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स वाला अमेरिका चले गए। अब इन सबको सीक्वेंस में आपको लगाना है। ठीक है।
सो हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। सो क्वेश्चन 8 में हम इसको सीक्वेंस में करते हैं। सो सबसे पहले आइंस्टाइन इज बोर्न इन जर्मनी इन द सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुए थे। सो सबसे पहले आइंस्टाइन इज बोर्न इन जर्मनी। ठीक है, बोर्न इन जर्मनी, सबसे पहली वाली लाइन है आइंस्टाइन बोर्न। ठीक है, फिर दूसरी वाली लाइन है आइंस्टाइन अटेंड्स हाई स्कूल एट म्यूनिच। मैं क्वेश्चन 8 के आंसर्स लिख रही हूँ। फिर तीसरी लाइन है आइंस्टाइन फैमिली मिलान चली गई, मूव्स टू मिलान। चौथी है आइंस्टाइन को स्कूल की रेजिमेंटेशन अच्छी नहीं लगती थी, टायर्ड ऑफ स्कूल्स पांचवी लाइन है आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। सिक्स्थ में ही वर्क्स इन अ पेटेंट ऑफिस में काम करते थे। सेवंथ है आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। एट्थ में उन्होंने ग्रेविटी का न्यू इंटरप्रिटेशन दिया। ठीक है, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। नाइन्थ में नोबेल प्राइज अवार्ड उन्हें मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। 10th में हिटलर पावर में आया तो आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दी, आइंस्टाइन यूएस चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स। 11th आइंस्टाइन ने लेटर लिखा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, लेटर टू प्रेसिडेंट। 12th में ही डाइज। ठीक है, आइंस्टाइन मर गए। सो यहाँ मैंने ये सीक्वेंस लिखा है, आप खाली उस सीक्वेंस के हिसाब से नंबर्स लगा देना। ठीक है, सब में नंबर्स लगा देना आप। मैंने सीक्वेंस सही करके लिख दिया है। ठीक है, आप देखना कौन कहाँ अरेंज होगा, ये रीड करके आप कर लेना। पर मैंने सीक्वेंस लिख दिया 12 सीक्वेंस में। अच्छा, अब हम 4 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, 4th, 5th, 6th, 7th। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? वाई? पेटेंट ऑफिस में जो आइंस्टाइन अपनी डेस्क को क्या बोलते थे? वो अपनी डेस्क को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो मतलब जगह, थियोरेटिकल मतलब लिखने वाली, फिजिक्स लिखने वाली जगह, ऐसा। Einstein was actually developing his own ideas in secret and had all the evidences which could reveal the secret. मतलब छुप छुप के आइंस्टाइन अपने अलग अलग आइडियाज लिखा करते थे और वो अपने ड्रॉअर में वो सब डाला करते थे, इसलिए वो उसको अपना ब्यूरो बोलते थे, मतलब अपना ऑफिस बोलते थे। अच्छा, 5th, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? आइंस्टाइन ने जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको चिट्ठी क्यों लिखी? सो विद द इमर्जेंस ऑफ नाजीज इन जर्मनी, जब जर्मनी में नाजी का पावर आया, आइंस्टाइन को यूएस भागना पड़ा और उनको पता था कि भाई नाजीज एटॉमिक बम बना सकते हैं और वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। सो उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को इसका मतलब इसकी चेतावनी, वार्निंग दी थी कि भाई नाजीज बम बना रहे हैं। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए तो आइंस्टाइन ने क्या किया?
So the atomic bomb devastated the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. He was deeply shaken by the extent of the and wrote a public missive to the United Nations. उनको इतना ज्यादा बुरा लगा, इतना धक्का लगा इस बात का, क्योंकि एटॉमिक बम जो अमेरिका ने उस टाइम हिरोशिमा नागासाकी सिटीज, जापान की सिटीज थी, उनपे गिराए थे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो एकदम शैटर्ड हो गए थे, हिल गए थे, और उन्होंने एक लंबी चिट्ठी, मिसिव बोलते हैं, लंबी ऑफिशियल चिट्ठी यूएन यूनाइटेड नेशन को लिख दी। Why does the world remember Einstein as a world citizen? पूरी दुनिया उनको एक दुनिया का सिटीजन मानती है, मतलब वो एक देश के नागरिक नहीं थे, पूरी दुनिया के नागरिक थे। क्यों? क्योंकि वो ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस, वो शांति में मानते थे, दुनिया की शांति में मानते थे। और जब सब लोग एटॉमिक पावर बना रहे थे, रेट रेस चल रही थी, मतलब सब कंट्रीज लड़ रही थी एटॉमिक पावर बनाने में, उन्हें बॉम्ब बनने के बाद क्या होगा उसकी चिंता हो रही थी। मतलब वो साइंटिस्ट थे, उन्हें पता था एटॉमिक बॉम्ब बनेगा। रेट रेस मतलब सारी कंट्रीज में होड़ लगी थी कि पहले एटॉमिक बम कौन बना रहा है। जर्मनी भी बनाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका बना रहा था, पर इन्हें टेंशन हो रही थी कि बनेगा तो उसके बाद क्या होगा। He was really a world citizen who was concerned for human beings. एक सही मायने में वो एक पूरी दुनिया के नागरिक थे, जिन्हें पूरी दुनिया के लोगों की चिंता थी। ठीक है। So these were the 4 questions of this Einstein chapter, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप आपकी नोटबुक में लिख के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। एंड जितनी एक्सरसाइज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे आप आपकी टेक्स्ट में ही टिक करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज रीड द होल चैप्टर, पूरे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। एक बार आप रीड कर लोगे तो ये चैप्टर आपको पक्का हो जाएगा। चलें, थैंक यू।